नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ प्रांत यानी बंगाल आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में कैसे चला गया। ये सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए, बिना देर किए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर अंग्रेजों की नज़र बंगाल पर ही क्यों गड़ी थी। इसका सीधा सा जवाब एक नंबर में छिपा है, 60%। जी हाँ, एशिया से होने वाले कुल ब्रिटिश आयात का 60% हिस्सा अकेले बंगाल से आता था। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ आर्थिक दांव कितने बड़े रहे होंगे। असल में बंगाल से लूटे गए इसी असीम खजाने ने आगे चलकर पूरे भारत में अंग्रेजों के विस्तार को फाइनेंस किया था। तो इस सेशन को हमने आपके लिए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजों के आने से पहले का बंगाल, फिर बात करेंगे प्लासी के युद्ध की, उसके बाद कठपुतली नवाबों का युग, फिर निर्णायक बक्सर का युद्ध और अंत में इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजों के कब्जे से पहले वाले बंगाल की। आखिर इसकी स्थिति और समृद्धि कैसी थी? उस वक्त का बंगाल कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। इसमें आज का पूरा बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा शामिल थे। यहाँ से नमक, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी और रेशम जैसी बेशकीमती चीजें भारी मात्रा में यूरोप को भेजी जाती थीं। लेकिन जो चीज़ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुफ्त व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट को साल भर में महज 3,000 रुपये देती थी, और इसके बदले में वो हर साल 50,000 पाउंड से ज्यादा का मुनाफा कमा रहे थे। मतलब एक तरह से एकदम असंतुलित व्यापार चल रहा था, जिससे बंगाल के खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। और जाहिर है, इस लालच और असंतुलन का अंजाम कुछ तो होना ही था। यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे टॉपिक की, ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध। अब एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ। इसके मुख्य 4 कारण थे। पहला, कंपनी के लोग दस्तक यानी कर मुक्त पास का जमकर दुरुपयोग कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला से बिना पूछे फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी। तीसरा, उन्होंने बिना अनुमति के भारी बंदूकें और तोपें तैनात कर दी। और चौथा, सबसे बड़ा कारण, उन्होंने कृष्ण वल्लभ नाम के एक वित्तीय अपराधी को शरण दे रखी थी। इन सब हरकतों ने नवाब को बुरी तरह भड़का दिया। तो नवाब सिराजुद्दौला ने पलटवार किया और कलकत्ता पर कब्जा करके उसका नाम अली नगर रख दिया। इसी दौरान 20 जून 1756 को वो घटना घटी जिसे इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की त्रासदी कहा जाता है। एक छोटी सी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को बंद कर दिया गया, जिनमें से 123 की दम घुटने से मौत हो गई। इस एक घटना ने आग में घी का काम किया। जैसे ही ये खबर पहुंची, अंग्रेज तिलमिला उठे। नियंत्रण वापस लेने के लिए मद्रास से कर्नल रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना कलकत्ता आधम की। क्लाइव ने बहुत ही चालाकी से माणिकचंद को रिश्वत दी और बिना ज्यादा पसीना बहाए कलकत्ता पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757। ये तारीख और नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट का वो स्थान आपको बिल्कुल रट लेना है। यही वो दिन था जिसने अगले 200 सालों के लिए भारत की किस्मत का फैसला कर दिया था। लेकिन क्या ये वाकई कोई बराबरी की लड़ाई थी? बिल्कुल नहीं। क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे, जबकि नवाब की सेना में 50,000 जवान थे। फिर भी नवाब हार गया। क्यों? क्योंकि नवाब के सेनापति मीर जाफर ने पहले ही गद्दी के लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। युद्ध के मैदान में मीर जाफर अपनी सेना के साथ चुपचाप खड़ा रहा। सिर्फ मीर मदान और मोहन लाल जैसे वफादारों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः सिराजुद्दौला को जान बचाकर भागना पड़ा और बाद में उसे मार दिया गया। प्लासी के बाद बंगाल की राजनीति का पूरा खेल ही बदल गया। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, कठपुतली नवाबों का युग। अपने वादे के मुताबिक अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। खुशी के मारे मीर जाफर ने तुरंत अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी सौंप दी। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, उन्होंने उसका इतना ज्यादा आर्थिक शोषण किया कि इतिहास में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा या गीदड़ तक कहा जाने लगा।
जब मीर जाफर अंग्रेजों की पैसों की भूख मिटाते मिटाते थक गया और उन्हें और पैसे नहीं दे पाया, तो अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम एक अलग मिट्टी का बना था। वो एक आज़ाद शासक की तरह काम करना चाहता था। उसने सबसे पहले अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया ताकि अंग्रेजों की रोज-रोज की दखलंदाजी से बच सके। और तो और उसने गुरगिन खान नाम के एक अर्मेनियाई अधिकारी की मदद से अपनी सेना को यूरोपियन तरीके से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मीर कासिम का ये आज़ाद रवैया अंग्रेज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और यहीं से ज़मीन तैयार हुई हमारे चौथे भाग के, यानी बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को लड़े गए इस युद्ध के गुटों को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। एक तरफ थी मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली बेहद अनुशासित और तकनीकी रूप से उन्नत ब्रिटिश सेना, और उनके सामने कोई एक शासक नहीं बल्कि 3 बड़ी ताकतों का गठबंधन था। इसमें शामिल थे बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और सबसे बड़ी बात, खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर प्लासी और बक्सर में क्या फर्क था। फर्क बहुत साफ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने साजिश, धोखे और कूटनीति से जीता था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की असली सैन्य ताकत का सबूत था। उन्होंने मुगल सम्राट तक की संयुक्त सेना को आमने सामने की लड़ाई में हरा दिया था। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि अब अंग्रेज ही उत्तर भारत के असली बॉस हैं। बक्सर की इस भयंकर हार के बाद तो जैसे भारत की किस्मत ही लिखी जा चुकी थी। चलिए अब देखते हैं अपना आखिरी हिस्सा, संधि और द्वैध शासन। युद्ध के बाद 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। ये कोई मामूली संधि नहीं थी। इसके तहत मुगल सम्राट ने आधिकारिक रूप से बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए, और इसी के साथ रॉबर्ट क्लाइव बन गया बंगाल का पहला गवर्नर। यानी जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो अब कागजों पर भी एक वैध शासक बन चुकी थी। इसके बाद क्लाइव ने यहाँ एक बहुत ही चालाक सिस्टम लगाया जिसे द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है। इसमें क्या था? कंपनी ने अपने पास रखी दीवानी यानी पैसे और टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार, और नवाब के हिस्से में आई निजामत यानी प्रशासन और जनता की जिम्मेदारी। जरा सोचिए, नवाब को राज्य चलाना है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, और अंग्रेजों के पास सारा पैसा है लेकिन जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये कंपनी के लिए बिना किसी जिम्मेदारी के बंगाल को लूटने का एक परफेक्ट सिस्टम था। खैर, ये खुली लूट का सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चल पाया। इस व्यवस्था ने बंगाल के राजकोष को पूरी तरह से खोखला कर दिया और आम जनता भुखमरी के कगार पर आ गई। आखिरकार 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को इस द्वैध शासन को पूरी तरह से खत्म करना पड़ा, जिसके बाद कंपनी ने शासन की कमान सीधे अपने हाथों में ले ली। चलिए अब इस पूरी कहानी को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। 1756 के हुई ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसने 1757 में प्लासी के युद्ध की नींव रखी। फिर मीर कासिम के साथ टकराव से 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, और इसके नतीजे के तौर पर 1765 में आई इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन। ये क्रोनोलॉजी आपके लिए बहुत बहुत अहम है। जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, कैसे एक अकेले स्वर्ण प्रांत यानी बंगाल से लूटी गई असीम दौलत ने अंग्रेजों को इतनी आर्थिक और सैन्य ताकत दे दी कि उन्होंने आने वाले 190 सालों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया।